कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप कुशलपूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया था कि आपके यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो यूनिट टेस्ट की तैयारी आपने अच्छी तरह से करनी है, अच्छे मन लगा कर पढ़ाई करनी है। इसको औपचारिक भर न लें कि केवल फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। इस एग्ज़ाम को आप सीरियसली लेकर चलेंगे, इसमें किसी भी तरह की औपचारिकता न करें, क्योंकि ये यूनिट टेस्ट से ही आपका पता चलता है कि आपने कितना अर्न किया है, कितना अभी तक आपने पढ़ा है, कितना अभी तक आपने ग्रहण किया है, कितना आपको ज्ञान हुआ है। ये सारे यूनिट टेस्ट के आधार पर ही आप लोगों का मूल्यांकन होता है। इसलिए यूनिट टेस्ट को हल्के में न लेकर, इसको फॉर्मेलिटी, इसको औपचारिक भर न समझकर, इसको आपको सीरियसली इसको लेना है और अपनी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस का पहले बुक वो कंप्लीट हो चुकी थी, उसके 6 लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए थे। सेकंड जो बुक है उसके 3 लेसन्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका 4th लेसन शुरू करने जा रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान से सुने। लेसन का जो हमारा नाम है वो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, भारत के विदेशों से संबंध। तो उस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हु फॉर्म्ड इंडियन नेशनल आर्मी। पहला क्वेश्चन ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस व्यक्ति ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हु फॉर्म्ड इंडियन नेशनल आर्मी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया? वो व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। ध्यान दीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। जैसे कि आपको सभी को विदित है, मालूम है कि हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसकी विदेश नीति पर उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने हमारे विदेश नीति को बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विदेश नीति का निर्माण किया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसको आधार बनाकर विदेश नीति का निर्माण किया गया था? उसमें मूल रूप से 3 बातें हैं जो हमारी विदेश नीति का उद्देश्य रहा है। दूसरे देशों के साथ हमारे किस तरह के संबंध होंगे, क्या हमने अपने उद्देश्यों को लेकर विदेश नीति बनाई। उसमें पहला जो हमारा उद्देश्य था, सेव सॉवरेनिटी, गेट आफ्टर फॉल स्ट्रगल। बड़े कठिन संघर्ष के बाद प्राप्त संप्रभुता की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, संप्रभुता की रक्षा करना, जो कि हमें बहुत ही कठिन संघर्ष से प्राप्त हुई थी, उसकी रक्षा करने का दायित्व अब देश पर था। और वो हमारी विदेश नीति का एक अंग बना कि हमने अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी है, जो कि बहुत ही कठिन संघर्ष के बाद हमें प्राप्त हुई थी। सेकंड, मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। दूसरा, जो हमारी राष्ट्रीय अखंडता है उसको बनाए रखना। तीसरा, फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीव्र गति से देश का विकास करना। ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, उसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, सेव सॉवरेनिटी, गेट आफ्टर फॉल स्ट्रगल। सेकंड, मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। थर्ड, फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 3 हमारे फॉरेन पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है कि मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये विदेश नीति होती क्या है? अब विदेश नीति क्या होती है उसके बारे में आप सुनिए। विद विच वन कंट्री मेंटेन रिलेशंस विद अदर कंट्री। विदेश नीति वो नीति होती है जिसके अंदर एक देश दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। वो विदेश नीति पर आधारित होता है कि एक देश के संबंध दूसरे देश के साथ संबंध कैसे होंगे, वो उसकी फॉरेन पॉलिसी पर डिपेंड करता है। दूसरी बात,
टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये वो नीति है जिसके द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक गतिविधियों में हिस्सेदारी कर सकते हैं इस विदेश नीति के तहत। तीसरी बात, मेंटेन रिलेशंस विद अदर कंट्रीज इन योर ओन कंट्रीज बेनिफिट। अब देखो, विदेश नीति के अंदर ये होता है कि अपने देश का हित साधने के लिए दूसरे देशों के साथ किस तरह के संबंध होंगे, दूसरे देशों के साथ हमने किस तरह के संबंध स्थापित करने हैं जिसके अंदर हमारे देश का हित हो। तो ये फॉरेन पॉलिसी के भाग होते हैं कि ये विदेश नीति का हिस्सा होता है कि विदेश नीति के अंदर ये बातें होती है कि दूसरे देशों के साथ किस तरह के संबंध होंगे। उस विदेश नीति पर ही ये डिपेंड करता है कि एक देश किस तरह से दूसरे देशों के साथ उसके संबंध होंगे, किस तरह से वो अपना राजनीतिक और आर्थिक विकास कर सकता है। ये सब बातें डिपेंड करती है उस देश की फॉरेन पॉलिसी पर। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इट्स बेसिक सोर्सेज ऑफ आर इंक्लूडेड। अब आपको ये बताना है कि कौन से आर्टिकल, संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल के अंदर फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति से संबंधित सोर्सेज को इंक्लूड किया गया है। तो पहले जब हमने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टर जो स्टेट प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 51 उसके अंदर ये दिया गया कि हमारी विदेश नीति किस तरह से होगी। तो आर्टिकल 51 के अंदर फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड एज मेन क्रिएटर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब आपने उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने भारतीय विदेश नीति का, जिसको क्रिएटर माना जाता है, निर्माता माना जाता है। किस व्यक्ति को भारतीय विदेश नीति का क्रिएटर, निर्माता माना जाता है? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच पॉलिसी नेहरू फेवर। अब नेहरू ने जो विदेश नीति अपनाई थी उस भारत की विदेश नीति किसका पक्ष लेती है? तो भारत की जो विदेश नीति का महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो है नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता की पॉलिसी पर हमारी विदेश नीति निर्भर करती है। तो जो मेन नॉन अलाइनमेंट है ये नेहरू की पॉलिसी का मुख्य पक्ष है। हमने आपको बताया था कि नेहरू की जो पॉलिसी का जो मुख्य हिस्सा था वो था नॉन अलाइनमेंट, मतलब गुट निरपेक्षता। तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि नॉन अलाइनमेंट मीन क्या होता है, मतलब नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है। नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रल नहीं होता है कि वो किसी भी पक्ष के साथ नहीं है। उसका मतलब क्या होता है नॉन अलाइनमेंट का, कि नॉट अलाइन विद एनी पावर, किसी शक्ति के साथ नहीं लगना, किसी भी पावरफुल जो कंट्री है उसके साथ नहीं लगना। मतलब वो एक बीच का रास्ता अपनाया था इंडिया ने कि न तो वो रूसिया के साथ लगेगा न अमेरिका के साथ लगेगा। इसमें उसने नॉन अलाइनमेंट कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विश्व के अंदर जो मुद्दे उठ रहे हैं उनकी तरफ भारत का कोई योगदान ही नहीं है, भारत एकदम उदासीन हो जाएगा। भारत ने हमेशा नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई, जो सही है उस बात को भारत ने कहा है, वो पॉलिसी होती है नॉन अलाइनमेंट की। यदि उस समय जब ये गुट निरपेक्षता की जो पॉलिसी भारत ने अपनाई थी उस समय कोल्ड वार का समय चल रहा था, शीत युद्ध का समय चल रहा था, तो भारत ने हमेशा कोशिश की थी कि रसिया और अमेरिका के बीच में कभी युद्ध न हो, तो उसने तटस्थता की नीति अपनाई थी। उसी को हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी कहते हैं। नॉट अलाइन विद एनी पावर, किसी पावर के साथ नहीं लगना, वो कहलाती नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। पहले जो नॉन कॉन्फ्रेंस सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? पहला जो नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस ये हुआ था, सम्मेलन जो हुआ था वो सबसे पहले बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है, इन विच कॉन्फ्रेंस नॉन अलाइनमेंट वाज स्टार्ट। देखिए कौन से कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले जो नॉन अलाइनमेंट था वो साइन हुआ था, वहाँ पर उसकी घोषणा हुई थी, वो था बांडुंग कॉन्फ्रेंस। कौन सा था? बांडुंग कॉन्फ्रेंस। इन विच कॉन्फ्रेंस नॉन अलाइनमेंट वाज स्टार्ट, तो वो कौन सा था? बांडुंग कॉन्फ्रेंस, ये इंडोनेशिया के अंदर। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ चाइना विच वाज द फर्स्ट कंट्री। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ चाइना विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज चाइनीज फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। देखिए जब चाइना को आज़ादी मिली तो वहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट बनी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हुआ।
तो उस कम्युनिस्ट पार्टी को या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला जो पहला देश था वो इंडिया था। वो पहला देश कौन सा था? इंडिया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ चाइना विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज चाइनीज फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। चाइना को जब आज़ादी मिली उसके बाद वहाँ पर जो सरकार बनी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी, उसको सपोर्ट करना, उसको मान्यता देने वाला पहला देश इंडिया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज पंचशील थ्योरी अनाउंस्ड बाय द चाइना एंड पाकिस्तान। ध्यान दीजिए इसके अंदर, व्हेन वाज पंचशील थ्योरी अनाउंस्ड बाय द चाइना एंड, इसमें आपको ध्यान दीजिए इंडिया, चाइना एंड इंडिया। तो भारत और चाइना के बीच में जो पंचशील का सिद्धांत था वो कब अनाउंस किया गया, उसकी घोषणा कब की गई? जो पंचशील का जो सिद्धांत था वो 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील के जो सिद्धांत है वो लागू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू कंट्रीज पंचशील एग्रीमेंट वाज मेड। अब जो पंचशील का जो सिद्धांत था वो किन किन देशों के बीच में सहमति बनी हुई? बिटवीन विच टू कंट्रीज पंचशील एग्रीमेंट वाज मेड। किन देशों के बीच में पंचशील का सिद्धांत लागू किया गया? पंचशील के अंदर 5 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया था, इसलिए इसको पंचशील थ्योरी कहा जाता है, पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। ये इंडिया और चाइना के बीच में, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चाइना के चाउ एन लाई, नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में ये समझौता हुआ था पंचशील का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब देखो, हम जब इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो भारत के जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ भारत के संबंध किस तरह के हैं, किसी से मनमुटाव भी है, किसी से हमारे अच्छे संबंध है। तो उसी क्रम के अंदर आपको बताएंगे भारत और चाइना के बीच में किस बात को लेकर हमेशा तनाव रहता है। तो भारत और चाइना के बीच में सबसे महत्वपूर्ण जो तनाव रहता है, टेंशन रहती है, वो बॉर्डर इश्यू को, सीमा विवाद को लेकर हमेशा भारत और चीन के बीच में हमेशा तनाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज शिमला पैक्ट। देखो, जो शिमला समझौता था साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो शिमला समझौता हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, लेकिन वो कब हुआ था? वो हुआ था 1972 में, 1972 के अंदर शिमला समझौता हुआ था। विच एग्रीमेंट वाज मेड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान। अब आपको ध्यान रखना कौन सा ऐसा एग्रीमेंट था जो कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जो पाकिस्तानी जो जनरल थे अयूब खान, उसके बीच में कौन सा समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ? वो था ताशकंद समझौता। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसे अभी आपको बताया था कि भारत और चाइना के बीच में किस बात को लेकर हमेशा विवाद होता है, और भारत और चाइना के बीच में हमेशा विवाद होता है बॉर्डर इशू को लेकर, सीमा विवाद हमेशा बना रहता है। इसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में मेन टेंशन किन बात की? इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे क्यों नहीं रहते, ऐसा कौन कौन से रीजन है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के जो मुख्य मुद्दे हैं, एक तो कश्मीर इशू, पहला कौन सा है? कश्मीर मुद्दा है। पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर मेरा हिस्सा है, इंडिया कहता है कि कश्मीर मेरा हिस्सा। तो इस कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच में हमेशा टेंशन रहती है। इसी तरह से पाकिस्तान सपोर्टिंग टेररिज्म इन इंडिया। मेन बात क्या है कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करता है। भारत के अंदर जो आतंकवाद पनप रहा है उसका मेन रीजन पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसका पक्ष लेता है। तो पाकिस्तान सपोर्ट करता है टेररिज्म को। इंडिया के अंदर जो आतंकवाद फैला हुआ है उसमें मेन हाथ किसका है? पाकिस्तान का। इस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन रहती है। तीसरी जो बात है, पाकिस्तान ब्लेमिंग इंडिया। पाकिस्तान भारत पर हमेशा ये आक्षेप लगाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। 1971 के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान से अलग जो एक पूर्वी पाकिस्तान था, वो जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, तो पाकिस्तान हमेशा ये भारत पर आरोप लगाता है कि बांग्लादेश का जो फॉर्मेशन हुआ है वो भारत के कारण हुआ, भारत ने ऐसा कराया है। इस तरह से इन मुद्दों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा तनाव बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कारगिल वार फॉट। जो कारगिल युद्ध हुआ था वो कब हुआ था?
कारगिल युद्ध हुआ था 1999 के अंदर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कारगिल वार विच ऑपरेशन वाज सपोर्टेड बाय इंडियन आर्मी। अब देखिए कारगिल जो युद्ध हुआ था तो इंडियन आर्मी के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, उस युद्ध को अभियान को क्या नाम दिया गया, उस अभियान का नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। उस अभियान ऑपरेशन जो चलाया गया था इंडियन आर्मी की तरफ से, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, उस अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूं कि फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहां पर हेल्ड हुआ था, उसमें मैंने आपको बेलग्रेड बताया, तो उसमें आएगा न्यू दिल्ली। जो फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी। तो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से लर्न करना है और अपने फेयर नोट में इनको नोट करके मेरे पास अवश्य सेंड करें। थैंक यू।